मगध साम्राज्य के हर्यक वंश। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। जैसे कि पिछले चैप्टर में अध्ययन किया गया कि मगध साम्राज्य में बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक निपुंजय था, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दी तथा अपने पुत्र बालक को मगध का शासक नियुक्त किया। इस प्रकार बृहद्रथ वंश का पतन हो गया। कुछ समय बाद भट्टिय नामक एक सामंत ने बालक की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बनाया। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठा। उसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाकर हर्यक वंश की नींव रखी। बिंबिसार एक कुशल राजनीतिज्ञ था। अपने कूटनीतिज्ञ और क्षमता के बल पर उसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए बिंबिसार ने पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। बिंबिसार के वैवाहिक संबंध। उसने कौशल की राजकुमारी कौशल देवी, महाकौशल की पुत्री और पसंदेदी की बहन से विवाह किया। इसके कारण उसे दहेज में काशी मिल गई। बिंबिसार ने वैशाली की लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री राजकुमारी चेलना से विवाह करके लिच्छवियों की मित्रता प्राप्त कर लिया। उसने मद्रकुल के प्रधान की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की युद्ध नीति। बिंबिसार ने सर्वप्रथम अंग के राजा ब्रह्मदत्त को परास्त करके अंगराज्य को मगध में मिला लिया। अंगराज्य के चंपा बंदरगाह को अपने अधीन कर लिया, जिसके कारण मगध के व्यापार और वाणिज्य में भारी वृद्धि होने लगी। मगध साम्राज्य की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। मगध साम्राज्य की सीमा पूर्व में अंग और पश्चिम में काशी तक फैल गई। अंग के अतिरिक्त कुछ और प्रदेशों को जीतकर उसने मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उसके दरबार में गांधार के राजा पुलकेशी ने अपना राजदूत भेजा था। बिंबिसार की शासन व्यवस्था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना के साथ ही सुदृढ़ और संगठित शासन की नींव रखी थी। उपराजा। बिंबिसार अपने बड़े पुत्र दर्शक की सहायता से शासन करता था, इसलिए दर्शक को उपराजा कहा गया है। मांडलिक। मांडलिक राजा के आज्ञा से शासन करते थे। सेनापति। सेनापति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण था। सेनापति महामात्र। सेनापति से नीचे के पदाधिकारी को सेनापति महामात्र कहा जाता है। व्यावहारिक महामात्र। उस समय न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र कहा जाता था। मगध का शासन प्रबंध महामात्रों के पास था। शासन के ऊपर उनकी गहरी दृष्टि रहती थी। उस वक्त राजा की दंड नीति बहुत ही कठोर थी। कारावास के अलावा मृत्यु दंड देने की भी व्यवस्था थी। अनुचित और गलत सलाह देने पर बड़े से बड़े अधिकारी को पद से हटा दिया जाता था। राज्य की तरफ से अच्छे कार्य करने पर उचित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। बिंबिसार के समय ही जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य और राजगृह के निर्माणकर्ता महागोविंद हुए थे।
कुशल नेतृत्व और प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया था। अंतिम समय में अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। अजातशत्रु मगध साम्राज्य का प्रतापी राजा था। इसके बचपन का नाम कुनिक था। इसने अपने पिता की हत्या कर बलपूर्वक मगध साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अजातशत्रु मगध साम्राज्य के गद्दी पर बैठने से पूर्व अंग की राजधानी चंपा में शासक नियुक्त था और चंपा में ही उसने शासन व्यवस्था की कुशलता प्राप्त की थी। एक अनुश्रुति के मुताबिक महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर ही अजातशत्रु ने अपने पिता के विरोध विद्रोह किया था। बौद्ध साहित्य में अजातशत्रु को कौशल देवी का पुत्र और जैन साहित्य में लिच्छवी राजकुमारी चेलना का पुत्र कहा गया है। दर्शक के अतिरिक्त अजातशत्रु के और भी कई भाई थे, जिनके नाम सीलवंत और विमल कौंडंच थे। अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या कर देने पर कौशल देवी को बड़ा धक्का लगा और बाद में उसका भी देहांत हो गया। उस समय ये देखकर कौशल नरेश पसन्नेदी ने काशी की वार्षिक आय रोक दिया। इस कारण मगध और कौशल में पुनः संघर्ष शुरू हो गया। काशी को लेकर जो संघर्ष मगध और कौशल के मध्य हो रही थी, उसमें कभी मगध जीतता तो कभी कौशल। अंत में पसन्नेदी यानी प्रसेनजीत ने संधि करना उचित समझा और अपनी कन्या वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। इससे अजातशत्रु की प्रतिष्ठा पुनः बहुत बढ़ गई और मगध राज्य की शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई। अजातशत्रु के द्वारा वज्जी संघ पर अधिकार। अजातशत्रु जानता था कि जब तक वज्जी संघ नेस्तनाबूद नहीं होगा, तब तक उसकी प्रतिष्ठा उत्तर बिहार में कायम नहीं हो सकती है। कौशल राजा प्रसेनजीत ने एक बार वज्जी संघ पर आक्रमण किया था। इसी तथ्यों को ध्यान में रखकर अजातशत्रु कहता था कि वज्जी संघ चाहे कितने भी समृद्ध हो, मैं इन्हें उखाड़ फेंकूंगा और नष्ट कर दूंगा। इसी बात को ध्यान रखकर उसने अपनी राजधानी राजगृह की किलाबंदी करवा दी। अजातशत्रु के 3 मंत्री थे, सुनिहित, वृषकार और प्रचंड। वृषकार कूटनीति में कौटिल्य से भी तेज था। अजातशत्रु ने वृषकार को महात्मा बुद्ध के पास उनके विचार लेने के लिए भेजा। बुद्ध उस समय गुदकुट में ठहरे हुए थे। वृषकार के द्वारा वज्जी संघ में फूट डालना। वृषकार के द्वारा अजातशत्रु के मंतव्य की चर्चा करने पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा, क्यों आनंद, तुमने क्या सुना है कि वज्जियों के सन्निपात बार बार और भरपूर होते हैं? बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जियों के जुटाव बार बार और ज़्यादा होते हैं, तब तक उनकी बढ़ती की ही आशा करनी चाहिए, न कि परिहानि की। बुद्ध के इस प्रवचन से वृषकार को वज्जियों की शक्ति का पता लग गया। इसलिए उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा वज्जी संघ में फूट डालने का निर्णय लिया। अजातशत्रु के द्वारा वज्जी संघ पर आक्रमण। वज्जी संघ एक शक्तिशाली गणराज्य था। इससे मगध साम्राज्य भी डरता था। बिंबिसार ने सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही इस संघ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया है।
जैन साहित्य के अनुसार लिच्छवी राजकुमारी चेल्ला से बिंबिसार को 2 पुत्र हुए थे, एक हल और दूसरा बेहल। बिंबिसार ने अपने इन पुत्र को अपना प्रसिद्ध हाथी और एक बहुमूल्य माला उपहार में दिया था। अजातशत्रु के राजा बनने पर अजातशत्रु ने इन उपहारों को वापस मांगा, लेकिन बिंबिसार के दोनों पुत्रों ने इनकार कर दिया और अपनी रक्षा के लिए वे दोनों अपने नाना के यहाँ विजयसंग चले गए। अजातशत्रु के द्वारा महाशिलाकंटक और रथमुसलों का प्रयोग। इस कारण क्रुद्ध होकर अजातशत्रु ने वज्जिस पर आक्रमण कर दिया। मगध और वज्जिसंग के मध्य गंगा नदी पर एक बंदरगाह था। उसके समीप ही एक खान थी। इन दोनों पर मगध और वज्जिसंग का आधा आधा अधिकार था, लेकिन वज्जिसंग मगध को इसका उपयोग नहीं करने देते थे। अजातशत्रु और उसके मंत्री ने कूटनीतिक पूर्वक गुप्तचर भेजकर वज्जिसंग की एकता को भंग करवा दिया। वज्जियों में फूट डालने के बाद अजातशत्रु ने बड़ी सतर्कता से अपनी सेना तैयार की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमुसलों नाम के हथियारों का प्रयोग किया था। राजगृह में मजबूत दुर्ग का निर्माण। काशी, कौशल और वैशाली के अतिरिक्त अजातशत्रु के खिलाफ उसके अन्य शत्रुओं ने मिलकर एक अलग मोर्चा बनाया। मगध साम्राज्य और वज्जिसंग के इस युद्ध में अजीवक संप्रदाय के प्रधान मखाली गौत्साल भी मारे गए। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य और गणतंत्रों के मध्य 16 वर्षों तक युद्ध चला। अंत में अजातशत्रु ने विजय पाई। अजातशत्रु ने अवंती के शासक प्रद्योत के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी राजगृह की सुरक्षा के लिए एक मजबूत दुर्ग बनवाई। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। आरंभ में अजातशत्रु जैनी था, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म का आदर करने लगा था। इसी के शासनकाल में भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार अजातशत्रु को महात्मा बुद्ध के भस्म का एक भाग मिला था। अजातशत्रु ने इन अवशेषों को लेकर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। अपने शासनकाल में अजातशत्रु ने बुद्ध के वचनों का संग्रह करने के लिए बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया था। अजातशत्रु का अंत। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 28 वर्ष और बौद्ध साहित्य के अनुसार 30 वर्षों तक शासन किया था। अंतिम समय में उसकी हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई। उदयन ने आधुनिक पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाकर पाटलिपुत्र नगर की आधारशिला रखी। एक छत्र राजा की उपाधि के लिए मगध और अवंती में निर्णायक युद्ध अजातशत्रु के समय नहीं हो सका था। उसके मरने के शीघ्र बाद ही मगध और अवंती की पुरानी कशमकश फिर से ताजा हो उठी। यह भी विस्तारवादी नीति का समर्थक था। अपने राजकाल के दूसरे वर्ष ही उसने अवंती राज्य को जीतकर राजा विशाखयूप को अपने अधीन कर लिया था। उदयन का अंत। कुछ वर्ष बाद जब विशाखयूप की मृत्यु हुई, तब उदयाई अवंती का प्रत्यक्ष राजा हो गया। कथा सरित सागर और अन्य साधनों से ज्ञात होता है।
कि इस समय तक अवंती ने वत्सराज को अपने अधीन कर लिया था। उदयी ने एक पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और उसके राजा को मार डाला। उस राजा के पुत्र ने अवंती की राजधानी उज्जयिनी में शरण ली और बाद में जैन साधु का वेश धारण कर वह पाटलिपुत्र आया। वहां उसने सोए हुए उदयी की धोखे से हत्या की। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। लगभग 413 ईसा पूर्व में जनता ने इस वंश के अंतिम राजा को मगध से हटाकर बनारस के उपराजा शिशुनाग को शासन सौंपा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले चैप्टर में शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे।